नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारी क्लास चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स की और उसमें हमने पढ़ा था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अपन ने 6 कारक लिखे थे। उसमें एक तो था सांद्रता, एक ताप, दाब दाब केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, एक सरफेस एरिया था, सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल था, एक विकिरण और एक ताप दाब सांद्रता, एक उत्प्रेरक का प्रभाव। हमको 3 तो पढ़ने हैं इसमें, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। ये डिटेल में पढ़ने हैं, जिसमें से हमने सांद्रता को कंप्लीट पढ़ लिया था और हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था उस पर आधारित। अब आज पढ़ते हैं हम ताप का प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव क्या है, सुनिए आप। ताप का प्रभाव, ये लो ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए ताप का प्रभाव क्या है, सुनिए आप। यानी एक सामान्य, वैसे तो देखा जाए ना, अभिक्रिया उष्मा छेपी हो या उष्मा शोषी हो। उष्मा छेपी का मतलब उष्मा निकले, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा ले। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया हो या उष्मा शोषी अभिक्रिया हो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक सामान्य परीक्षण के अनुसार क्या देखा गया है कि 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं। अब सेल्सियस में बढ़ा लो आप या केल्विन में बढ़ा लो, बात एक ही है। तो 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है ना, वो 2 से 3 गुना हो जाता है। अब वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना का मतलब क्या हुआ, वेग भी 2 से 3 गुना। तो ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है, क्योंकि हमने वेग नियम पढ़ा था ऐसा कि रेट बराबर क्या होता है के, और इधर क्या आ जाएगी, जो भी कंसंट्रेशन है आपकी, मान लो ए, उसकी पावर जो भी है। तो देखो ये वेग स्थिरांक ही था ही, तो ये बढ़ता है तो ये किससे, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, वेग। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए वेग भी कितना, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन कि एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार, एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार प्रेक्षण के अनुसार एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार किसी अभिक्रिया और अभिक्रिया आपकी उष्मा छेपी हो या उष्मा शोषी हो, मीन्स अभिक्रिया आपके उष्मा छेपी हो या फिर उष्मा शोषी हो, दोनों के लिए ही लागू है। तो एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री, अब 10 डिग्री आप सेल्सियस में बढ़ा लो या केल्विन में बढ़ा लो, क्यों, ये डिफरेंस ही तो है। मान लो टेम्परेचर पहले मान लो 10 था तो आपने 20 कर दिया, तो डिफरेंस ही तो हुआ। अब सेल्सियस में बढ़ाओ या केल्विन में बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने 10 डिग्री लिख दिया, 10 डिग्री। तो अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ाने पर वेग स्थिरांक लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है, हो जाता है। अब सुनिए आप आगे की बात। वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना हो गया,
तो देखो प्रारंभ में मान लो कि कोई T1 टेम्परेचर है और मान लो उस पर वेग स्थिरांक क्या है, KT मान लेते हैं अपन। ऐसा कह दूं मैं कि T1 टेम्परेचर है मान लो, कैसा T1 टेम्परेचर मान लो, और इस पर वेग स्थिरांक को अपन क्या ले लेते हैं, मान लो KT ले लेते हैं, KT। और T2 टेम्परेचर पर ये क्या हो गया, KT प्लस 10। और ये T2 का मतलब क्या है, T2 टेम्परेचर का मतलब क्या है, एक मिनट, हाँ जी, T2 से मतलब क्या है, T1 तो है ही आपका, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया मैंने, 10। T1 में मैंने क्या कर दिया, 10 डिग्री ऐड कर दिया, ये लो। तो T2 का मतलब क्या है, T1 प्लस 10। अब देखो KT प्लस 10 मीन्स 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक, और जो प्रारंभ में वेग स्थिरांक है इसके अनुपात को हम बोलते हैं ताप गुणांक। इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। मतलब ये क्या है, ताप गुणांक। ये क्या कहलाता है, ताप गुणांक। क्या कहलाता है बच्चों, ये ताप गुणांक। क्या कह रहे हैं अपन कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक और जो प्रारंभिक वेग स्थिरांक है उसका अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक। और ये ताप गुणांक की क्या होता है, यही लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। यही लगभग क्या होता है, 2 से 3 गुना। यही लगभग क्या है, 2 से 3 गुना। यानी 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक और प्रारंभिक वेग स्थिरांक, प्रारंभ में जो भी है 10 डिग्री बढ़ाया उसके बाद जो वेग स्थिरांक है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, चाहो तो इसको K2 कह दो, इसको K1 कह दो आप। तो इसका अनुपात क्या है, ताप गुणांक। और ये ताप गुणांक की क्या होता है, 2 से 3। यानी ये जो वेग स्थिरांक बढ़ रहा है ना, तो वेग स्थिरांक बढ़ रहा है, इसका मतलब यही क्या है, ताप गुणांक है। और वो कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, देखिए ये लीजिए। तो क्या कहोगे आप, हाँ जी, ये ताप गुणांक हो गया। तो क्या कहेंगे अपन, देखो 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक तथा प्रारंभिक वेग स्थिरांक, तथा प्रारंभिक वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। जो कि
लगभग 2 से 3 गुना होता है, जो कि लगभग 2 से 3 गुना होता है। ये लो, ये ताप गुणांक के बारे में बात हो गई। किसके बारे में? ताप गुणांक के बारे में। अब देखिए, अपन इस पर आधारित एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। वैसे तो आपके है नहीं, चलो छोड़ो इसको, क्वेश्चन वैसे आपके है नहीं है। और चाहे तो अपन ऐसे कह सकते हैं, मान लो एक अभिक्रिया है, उसका वेग प्रारंभ में इतना है, और मान लो 40 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया, तो वेग प्रारंभ का कितना हो जाएगा? चाहो तो देखो लिख देता हूँ मैं, चलो समझ लेते हैं। वैसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है ऐसा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए अब। कि एक अभिक्रिया का वेग v1 है, तथा ये लो 40 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभ का कितना होगा? ये लो, प्रारंभ का कितना होगा, ये लीजिए। देखिए प्रारंभ का कितना होगा, जैसे मैंने ये दे दिया आपको ऑप्शन, मान लो मैंने ऑप्शन दे दिया प्रारंभ में v1 है तो 8 गुना हो जाएगा, या मान लो ऐसे दे दे 4v1 यानी 4 गुना हो जाएगा, या ऐसे दे दे आपको 16v1 16 गुना हो जाएगा, या आपको चौथा ऑप्शन दे दे 32 गुना हो जाएगा, मान लो 32 गुना। ये लो ऐसे दे दे आपको सवाल। तो इसका मतलब देखो भाई, अभिक्रिया में क्या कर रखा है इसने? टेम्परेचर बढ़ा रखा है, और हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये सवाल किससे दिया हमको? ताप गुणांक से। और ये जो ताप गुणांक है ना, हमको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 2 से 3 गुना। इसका मतलब 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो वेग 2 से 3 गुना बढ़ेगा। अब 2 से 3 में कुछ भी हो सकता है, मान लो 2.5 गुना हो जाए, 2.6 गुना हो जाए, पर कम से कम 2 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे 2 से 3 की रेंज है ना, 2 तो कम से कम बढ़ेगा ही, ज्यादा से ज्यादा कितना? 3। अब बीच में कुछ भी हो सकता है, मान लो हमको कुछ भी नहीं दे, तो फिर हम क्या मानेंगे ताप गुणांक? कि कम से कम 2 तो बढ़ ही रहा है। तो देखिए कैसे करोगे इसको, इस सवाल को सॉल्व। मैं अगले पेज पे करता हूं, अगले पेज पे देखिए, इस पेज पे तो ये हाँ जी, हाँ अगले पेज पे देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखना आप, इसका सॉल्यूशन है आपकी, देखिए अभिक्रिया का वेग यदि निकालना है अपन को तो कैसे निकालेंगे? देखो ट्रिक ट्रिक से है ना, यानी अभिक्रिया का जो वेग है ना, अरे अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा, इसमें ये और जोड़ देते हैं शब्द कितना गुना। ये कितना लिखा है ना आपकी, कितना गुना हो जाएगा, ये लो कितना गुना, कितना गुना हो जाएगा, ये लो कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा? देखो ताप गुणांक क्या हो जाएगा? ताप गुणांक
इसकी पावर क्या करनी है आपको, डेल्टा टी अपॉन 10। ताप गुणांक की पावर क्या करनी है आपको, डेल्टा टी अपॉन 10। अब देखिए ताप गुणांक कितना होगा, अभी तो कहा मैंने 2 से 3 गुना होता है, 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं तो अब कम से कम ताप गुणांक का मान 2 तो है ही, कुछ नहीं दे तो मान लो वो 2.5 दे देता तो हम यहाँ 2.5 रख देते, फिर कितना रख देते, 2.5। और इसकी पावर क्या करनी है अपन को, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर का अंतर। मान लो जितना भी टेम्परेचर था, पहले मान लो अभिक्रिया का टेम्परेचर 20 था, अब 40 बढ़ा दिया मान लो, तो कितना हो गया, 60। अरे 20 और 40 60 हो गया ना। तो देखो अंतर कितने का आ रहा है, 40 का ही तो आ रहा है। अरे 40 का अंतर तो आ रहा है, तो इसका मतलब जितना ताप बढ़ा रहा है वही अंतर है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 40 अपॉन क्या हो जाएगा 10। तो कितना होगा देखना आप, 2 की पावर कितना 4, और 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा कितना, अरे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो इसका मतलब वेग है वो कितना हो जाएगा, 16 गुना। कितना गुना, 16 गुना। वेग कितना हो जाएगा बच्चों, 16 गुना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 16v1, यानी प्रारंभ का 16 गुना हो जाएगा वेग। प्रारंभ का कितना गुना, 16 गुना वेग हो जाएगा। तो एक छोटा सा मैंने सवाल करवा दिया, इस पर आधारित आपको। अब देखो अभिक्रिया के वेग पर ताप का जो प्रभाव है ना, उसको हम किसकी सहायता से समझ सकते हैं, एक आर्रेनियस का समीकरण है। किसका, आर्रेनियस साइंटिस्ट का नाम है, उसके द्वारा समझ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट अपन, कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किसकी सहायता से कर सकते हैं अपन, आर्रेनियस समीकरण की सहायता से। तो क्या लिखेंगे देखना आप, अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव का अध्ययन, ताप के प्रभाव का अध्ययन, अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव का अध्ययन आर्रेनियस समीकरण की सहायता से, आर्रेनियस समीकरण की सहायता से किया जा सकता है। आर्रेनियस समीकरण की सहायता से किया जा सकता है। अब देखिए आर्रेनियस समीकरण क्या है, सुनिए आप। आर्रेनियस का समीकरण है आपके ये, कौन सा, K बराबर A एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये इसका समीकरण है आर्रेनियस का। किसका समीकरण है बच्चों, आर्रेनियस का। और आर्रेनियस का समीकरण क्या है, ये वाला है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछा भी है पहले ही। आर्रेनियस का समीकरण लिखिए, आर्रेनियस का समीकरण लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके। हाँ जी, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आर्रेनियस का समीकरण, ये लो। हाँ जी, आर्रेनियस का समीकरण इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें केतो क्या है, केतो हमको पता है वेग स्थिरांक है। के क्या है, वेग स्थिरांक। तो हमसे पूछ क्या लेगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले, निम्न में से आर्रेनियस का समीकरण है, 4 ऑप्शन बना देगा ऐसे। के बराबर A, इसको E को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। E को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, पूर्व चरघातांक, कुछ हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसको, पूर्व चरघातांक, एक्सपोनेंशियल, प्री एक्स, हाँ एक्सपोनेंशियल, हाँ चरघातांक, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं चरघातांक, प्री एक्सपोनेंशियल उसको बोलते हैं पूर्व चरघातांक। हाँ तो एक्सपोनेंशियल का मतलब चरघातांक। तो ऐसे 4 ऑप्शन बना दे, एक में अरे माइनस लिख दे, अगले में क्या इसको माइनस को हटा दे, प्लस कर दे। एक में मान लो EA अपॉन R ही लिख दे, T नहीं लिखी। और एक में मान लो EA के साथ R लिख दे, T नीचे लिख दे। तो 4 ऑप्शन तो कैसे बना सकता है ना आपकी, अरे 4 ऑप्शन कैसे बना सकता है, ठीक है ना। तो के क्या है, वेग स्थिरांक। ए जो है ना, ए, ये ए, इसको बोलते हैं हम आवृत्ति गुणांक। कौन सा गुणांक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक। या देखिए इसी का ही नाम क्या है, आर्रेनियस गुणांक।
आरएनएस फैक्टर, आरएनएस गुणांक, कौन सा गुणांक बच्चों? आरएनएस गुणांक, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्व चरघातांक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चरघातांक या चरघातांकी गुणांक, चरघातांकी गुणांक, पूर्व चरघातांकी गुणांक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हमसे ऐसे ही पूछ ले कि आरएनएस समीकरण में ए है, क्या है? कुछ भी दे देगा, वेग स्थिरांक है, पूर्व चरघातांकी गुणांक है, और कुछ लिख दे, मान लो आवृत्ति है, ऐसे लिख दे। आवृत्ति गुणांक नहीं लिखी, केवल आवृत्ति लिख दे। तो आवृत्ति नहीं है, क्या है? आवृत्ति गुणांक या आरएनएस गुणांक। या और कुछ लिख दे, मान लो ऊर्जा है, ऐसे लिख दे, गतिज ऊर्जा, ऐसे लिख दे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पूर्व चरघातांकी गुणांक कह दो, आवृत्ति गुणांक कह दो, या आरएनएस का गुणांक कह दो। एक देखो यहाँ पे, ये क्या है? ईए। ये ईए को बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और देखो सक्रियण ऊर्जा है ना, ये हमको लेनी है किसमें? जूल प्रति मोल में। ये किसमें लेनी है हमको? जूल प्रति मोल, यानी जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं फर्स्ट। और टी जो है ना, यहाँ टी को हम बोलते हैं क्या? ताप। टी को क्या बोलते हैं? ताप। और ताप किस में लेना है आपको? केल्विन में। ताप किस में लेना है? केल्विन में। हाँ, एक आर और रह गया। देखो आर क्या है? आर है आपका गैस स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक? गैस स्थिरांक। और देखिए गैस स्थिरांक की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? गैस स्थिरांक की वैल्यू है आपकी 8.314 जूल, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये क्या है आपका? आरएनएस का समीकरण। ये किसका समीकरण है आपके? आरएनएस का समीकरण। किसका बच्चों? आरएनएस का। हाँ जी, ये आपके आरएनएस का समीकरण हो गया। हाँ जी, देखिए ये आरएनएस समीकरण हो गया आपके। कौन सा समीकरण? आरएनएस का समीकरण। तो आपसे ये पूछ सकता है इसमें कौन सी चीज क्या है? के वेग स्थिरांक, ए आवृत्ति गुणांक, आरएनएस गुणांक, या पूर्व चरघातांकी गुणांक। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा, जो किसमें लेनी है? जूल प्रति मोल में, जूल मोल इनवर्स। टी ताप है, केल्विन में लेना है। और आर क्या है? गैस स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए आगे आप, समीकरण एक का क्या ले लेते हैं अपन? लॉग ले लेते हैं। समीकरण एक का क्या ले लेते हैं? लॉग। देखिए समीकरण एक का लॉग लेने पर, यानी लॉग कौन सा ले रहे हैं अपन? नेचुरल लॉग ले रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं ln लेने पर, समीकरण एक का लॉग लेने पर। देखिए लॉग लोगे तो कैसे लोगे? देखो अब इधर देखो, ये है तो लॉग दोनों तरफ लेना अपन को। कौन सा लॉग ले रहे हैं? नेचुरल लॉग। दोनों तरफ ही लेना है, इधर भी और इधर भी। अब देखो मैथ वालों को तो आता है, बायो वाले देख लो एक बार। बायो वाले देखो, इसको मैं इधर लिख दूं, देखो एक बार आपको समझाने के लिए कि आरएनएस का समीकरण ये था हमारे पास। देखो ये के बराबर क्या है? ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ऐसे है। अब देखो जब भी आप लॉग लोगे तो क्या होगा? ln की, ये तो ln के हो गया, बराबर इधर वाला क्या होगा? ln a, ln a। और देखो इसका भी लॉग लोगे ना आप, तो अपन ने क्या सीखा था? अरे ये तो क्या हो गया एक तरीके से, ये अलग है ये अलग है, तो क्या होगा? अरे लॉग, ये ऐसे हो गया लॉग m इंटू एन। अरे लॉग m इंटू एन, तो ये क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n।
ऐसे खोलते हो आप, तो यही काम तो log m प्लस log n, सॉरी log m प्लस log n। तो वही बात तो होगी, ये m है और ये क्या है n है, तो क्या होगा log m, इसका तो मैंने ले लिया, प्लस क्या करूंगा log n, तो ये क्या हो जाएगा ln, और ये क्या होगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA अपॉन RT। हो गया। वो देखो इसको मैंने सॉल्व करना बताया था आपको कि लॉग को जब भी सॉल्व करना है, जैसे पावर अगर आ रही है तो पावर वाले को अगर लॉग है ना, जैसे लॉग है उसको पावर को अगर सॉल्व करना है लॉग में, तो फिर पावर कहां थी आगे, क्या कहा मैंने, अरे अगर पावर चल रही है ना किसमें लॉग में, उसको सॉल्व करना है तो पावर को आगे ले आओ। तो देखो ये माइनस क्या ये अपॉन RT आगे आ जाएगा, तो देखो ये प्लस और ये गुणा माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये तो देखो ऐसे कैसे रह जाएगा आपके ln a, और ये क्या होगा माइनस का EA अपॉन RT, ये चल रहा है आगे आगे पावर, और आगे क्या हो जाएगा वही ln e, यही तो होगा। अरे अपन ने ऐसा सीखा था कि log x की पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा n log x, ऐसे आ जाएगा आगे, तो ऐसे मैंने किया आगे इसको ले लिया, तो क्या हुआ माइनस का EA अपॉन RT, और ये ln e तो चल ही रहा है, और ये माइनस गुणा प्लस ये माइनस हो गया, और देखो ln e की वैल्यू कितनी होती है, अरे ln e की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो 1 का मतलब ये तो हट गया यहां से, तो बचा क्या ln के बराबर क्या बचा ln a माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT। अब सुनो बायोलॉजी वालों को क्या करना है, बायोलॉजी वालों को क्या करना है, देखिए आप क्या करोगे, बायोलॉजी वाले तो ऐसे याद रख लो सीधा ही, कैसे देखो, अरे ln लेना है ना, तो इसका तो हो गया ln की, ठीक है, और ये क्या है ln a हो गया, और जो पावर चल रही है ना पावर, बस कुछ नहीं करना आपको, प्लस की है या माइनस की, बस उसको ऐसे कैसे लिखना है, इस e को हटा देना, क्यों ln e का मान आगे जाके एक ही तो रहा है, तो आपको तो याद क्या रखना है e की पावर जब भी कुछ भी चल रही है प्लस या माइनस, बस उस पावर को लिखना है, जैसे प्लस का होता है तो मैं प्लस का E अपॉन RT कर देता, बायोलॉजी वाले ऐसे याद रख लो, मैथ वालों को तो आता है, बायोलॉजी वाले ऐसे याद रख लो, कैसे, इसका ln लिया तो ln के ln a, और ये पावर जो भी है ना e को तो हटा दो, और जो भी पावर प्लस की है माइनस की उसको ऐसे कैसे लिख दो, तो ये ऐसे तो बन गया ही। तो देखो आप इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उस समीकरण 1 का यदि अपन ने लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो आप उसका आपने लॉग लिया तो क्या बना, ये ln के बराबर क्या होगा ln a, और माइनस क्या हो जाएगा आपकी EA अपॉन RT, EA अपॉन RT, और ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या होगी आपके इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आप इससे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ आ चुका है आपकी, ग्राफ 2 नंबर में आया सीधे, कितने में 2 में, कैसे बनाएंगे आप देखना, इसको ऐसे कंपेयर कर लो आप, देखो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे कर दूं मैं, देखो इधर वाले को ये mx कैसा है माइनस में चल रहा है, और ये क्या है, अरे ये प्लस का c, ऐसे थे ही, चाहो आप तो इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ऐसे एडजस्ट कर लो, देखो वैसे तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता, एक ही बात थी EA अपॉन RT, और आगे क्या है ये ln, ये प्लस में ln a, भाई आगे है प्लस वाला है नहीं, ये माइनस वाला मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे, अब देख लो कोई y इक्वल टू क्या हो गया माइनस mx और प्लस का c, ये तो बन गया, अब इतना तो आपको आना चाहिए है ना। अब देखिए आप सुनिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऐसे बनाएंगे, देखो हाँ जी देखिए ये ग्राफ कितने नंबर में पूछा आपसे, 2 नंबर में, कितने में 2 में, कि आर्मीय समीकरण की सहायता से ln के, किसके ln के, तो इधर तो मैंने ले लिया क्या, देखिए आप ln के, इधर तो मैं क्या ले लेता हूं, चलिए ln के, इधर तो आपने ले लिया ln के, ये लो हो गया, और इधर इसने क्या लिया, देखो इस EA अपॉन RT को मैं ऐसे लिख दूं क्या, EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T, ऐसे लिख दूं इसको मैं, अरे EA इंटू 1, ये तो EA हो गया, R इंटू T RT, बस इसको ऐसे लिख दिया इसने, तो देखो ये ऐसे है माइनस का ये चल रहा है ना, तो ये माइनस का m, और ये क्या हो गया x, इसका मतलब x अक्ष पे मुझे क्या लेना है 1 अपॉन T, क्या लेना है 1 अपॉन T, तो मैं यहां क्या ले रहा हूं 1 अपॉन T, ये लो, तो ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, ln के और 1 अपॉन T के बीच, ln के और 1 अपॉन
टी के बीच क्या बनाना है हमको, ग्राफ। कैसे बनाएंगे देखो, हाँ जी देखिए अब तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आया था कि आरएनएस समीकरण की सहायता से ln के और 1/t के मध्य में क्या बनाइए, आरेख बनाइए। तो कैसे बनेगा देखो, हमको पता है स्लोप कैसा है, नेगेटिव, अरे माइनस का mx, और साथ में क्या है, अंतःखंड। तो अपन ने क्या सीखा, ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। तो ग्राफ कैसे आएगा, अरे ग्राफ ऐसे आएगा बच्चों, कैसे, ऐसे, ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा। और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, ये आपको पता है, हाँ जी, ये जो वैल्यू है आपकी यहां से यहां तक की, कहां से, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है आपकी, ये लो, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके कौन सा है, ln a, c, ये c की वैल्यू अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या है हमारे पास, ln a, क्या है ln, चलो मैं इसको थोड़ा बढ़िया लिखूं, ln a, ये लो। और इसका जो स्लोप है, स्लोप, अरे इसका जो स्लोप आएगा ना, ढाल, और ढाल बराबर tan थीटा होता है, और हमारे पास स्लोप क्या है देखो, यहां से ये बचा हुआ स्लोप ही थे माइनस का ए अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए अपॉन आर, ये आपको ध्यान रखना है, माइनस का ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर, सुनना, हाँ जी, एक सेकंड, ये टेढ़ा मेढ़ा ये चलता नहीं, एक सेकंड सीधा लिखता हूं मैं, देखना स्लोप बराबर क्या है, स्लोप बराबर माइनस का ए अपॉन आर, ये लो, माइनस का ए अपॉन आर, हाँ जी, और देखिए ये लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, देखिए यहां से क्या पूछ सकता है आपसे, ऐसा न्यूमेरिकल पूछ ले, कैसे देखना, ऐसा न्यूमेरिकल पूछ ले कि आरएनएस है ना समीकरण की सहायता से ln के और 1/t की मध्य में एक आलेख बनाया, उसका ढाल इतना है स्लोप, तो उसकी सक्रियण ऊर्जा कितनी होगी, तो क्या करो आप स्लोप को किससे गुणा कर दो, आर, आर तो अभी मैंने वैल्यू लिखी थी पीछे 8.314, और ये माइनस चल रहा है तो माइनस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये बराबर माइनस का स्लोप को किससे गुणा कर लो, 8.314 से। ऐसे आपसे डायरेक्ट पूछ ले, ऐसे आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ ले। अब देखिए आगे, आगे क्या होगा सुनिए आप, इसके बाद आगे देखिए, आपको ये पता है कि इसको अपन क्या करें, अरे इसको अपन क्या करें, ऐसे चेंज कर लेते हैं, किसमें, ln आ रहा है, ln को log 10 में चेंज करेंगे ना, ln को log 10 में चेंज करते हैं, 2.303 से क्या करते हैं गुना, तो इसको मैं गुना कर देता हूं, क्या होगा 2.303, और ये क्या हो जाएगा आपके 303, और ये log में चेंज हो गया, तो log के बराबर क्या होगा, देखो ये भी 2.303, 2.303, और ये क्या होगा log a, और इधर क्या होगा माइनस का ए अपॉन आर टी, ये तो ऐसे कैसे रहेगा आपका, अब मैं ये लिख दूं कि दोनों तरफ किसका भाग लगा रहा हूं मैं, दोनों तरफ किसका भाग लगा देता हूं, 2.303 का भाग लगा देता हूं, तो क्या कहेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ
2.303 का 2.303 का भाग देने पर देखिए आप 2.303 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए इधर भाग लगाओगे तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, इधर भी लगाओगे तो ये भी कट जाएगा, और इधर देखो नीचे भाग में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, अरे ये ऐसा बन जाएगा, देखना ये ऐसा बन जाएगा क्या, देखिए आप, हाँ जी देखिए आप, ये तो हो जाएगा आपके लॉग की, ये तो हो गया आपके लॉग की, और ये क्या बन गया आपके लॉग ए, क्यों 2.303 का भाग लगा दिया ना दोनों तरफ, ये तो कट गई, और इधर क्या होगा आपके, अरे इधर आपके हो जाएगा माइनस का ए अपॉन 2.303 और आगे आर टी, और ये आपके न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा, किसके लिए, ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा आपके, और इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूं 3, इसको समीकरण नंबर 3, ये लीजिए, ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपके 3, ये समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2 से ग्राफ बना दिया मैंने, अगर मान लो 3 से बनाना होता तो कुछ नहीं है, देखो 3 से वही ग्राफ है सेम, जैसा ग्राफ ये है ना बस, तो आपको करना क्या है, देखो अरे ln k की जगह तो log k आ गया, और देखो ln a की जगह log a आ गया, और e a की जगह तो ये चल ही रहा है, rt की जगह rt, बस नीचे क्या आ गया 2.303, तो log k और 1/t के बीच ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ वगैरह सब कुछ सेम आएगा, ये भी देखो अंत्यखंड भी वही ln a की जगह क्या आ जाएगा log a, बस ln की जगह आपको log लिखना है, ln की जगह log, ln की जगह log, और उधर क्या करना, देखो जब भी log आएगा तो नीचे क्या आएगा 2.303 आएगा, अरे ये t तो नीचे आ गया, नीचे 1/t तो नीचे आ गया, बचा क्या, ये तो बचा है 2.303, बस तो इससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा आपकी क्या, सक्रियण ऊर्जा चेंज हो जाएगी, क्यों, पहले वो r से गुना हो रही थी, अब 2.303 से और गुना हो जाएगी, तो आपसे ln से पूछे तो आपको ऐसा बनाना है ग्राफ, ग्राफ वगैरह सब कुछ सेम, और log और 1/t के बीच पूछे बस ln का log लिख दो, और उधर क्या चेंज आ जाएगा, बस 2.303 और आ जाएगा नीचे r के साथ में, ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा आपके, ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम आएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम आएगा, तो ये हो गया आपके समीकरण 3, कौन सा समीकरण, समीकरण 3, अब सुनिए आप आगे, हाँ जी, अब अपन क्या करते हैं कि मान लो एक T1 टेम्परेचर लेते हैं, उस पर वेग स्थिरांक क्या है, मान लो K1, और एक T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक क्या है K2, तो देखिए क्या होगा, सुनिए, कि माना कि क्या मान लेते हैं अपन, माना कि T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक कितना है K1, T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक कितना है K1, और T2 टेम्परेचर पर ये कितना हो जाता है, अरे T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक कितना हो जाता है K2, जैसे अपन ने वहां किया था ना प्रारंभ में KT, फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो KT प्लस 10, बस अब की बार मैंने क्या कह दिया K1 और K2, तो माना कि T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक क्या है K1, और T2 टेम्परेचर पर क्या है वेग स्थिरांक K2, T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक क्या है K2, अब सुनिए आप देखिए आगे, तो समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं अपन, देखना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखना आप, समीकरण 3 से क्या कहेंगे अपन, अरे log K1, log ले लो या ln ले लो, चलो log ही ले लो, फिर अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखो log, या उसको ले लेते हैं, चलो देख लो log K1 बराबर क्या होगा, तो log K बराबर क्या है, देखो ये रहा log K बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 RT, यही है ना, तो देखो मैं क्या करूंगा log K1 बराबर, देखो log A, अरे ये तो RNS का क्या है गुणांक, तो ये तो फिक्स ही है, और चेंज क्या होगा, एक तो टेम्परेचर R देखो कांस्टेंट है, और EA जो है ना, EA ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ जो ये सक्रियण ऊर्जा है ना,
ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर चेंज करने पर सक्रिय ऊर्जा चेंज नहीं होती। तो फिर ये भी चेंज नहीं हो रही, आर भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, बस के और चेंज कौन हो रहा है, टी। तो इसकी जगह K1 और इसकी जगह T1, ऐसे दूसरे में इसकी जगह K2 और इसकी जगह T2 लिख दूंगा मैं। तो देखना क्या होगा, log K1 बराबर क्या होगा, log A माइनस क्या चल रहा है आपका EA अपॉन 2.303 और आगे RT1। क्यों, T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक कितना है, K1। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ये 3 के बाद 4 होगी ना। अब देखिए ऐसे ही इसी की तरह क्या कह सकते हैं, T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक क्या है हमारे पास, तो सेम एज क्या होगा, log K2 बराबर क्या होगा, log A माइनस EA अपॉन 2.303 R और ये क्या हो जाएगा T2। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करें अपन, इक्वेशन 5 में से 4 को घटा देते हैं। क्या कह रहे हैं अपन कि समीकरण 5 में से क्या कर रहे हैं, 4 को घटा रहे हैं। तो क्या होगा, सुनना आप, हाँ जी सुनना, देखो आप क्या होगा। हाँ जी देखना, समीकरण 5 में से समीकरण किसको घटा रहे हैं अपन, 4 को। तो देखना क्या होगा, log, हाँ जी देखना, हाँ जी log K2, ये तो log K2 है, माइनस log K1, माइनस log K1 बराबर क्या होगा, देखो आप K2 वाला क्या है, log A माइनस क्या होगा आपके EA अपॉन 2.303 और आगे RT2 हो गया। और क्या कर रहे हैं, माइनस। अब देखो क्या होगा, माइनस करोगे इसको आप, तो माइनस का ये क्या चल रहा है आपके log A और आगे माइनस क्या हो जाएगा, देखना EA अपॉन 2.303 R और ये हो गया आपके T1, ये क्या हो गया आपके RT1। आगे देखो इसको सॉल्व कर दो, इसको तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो आप इसको तो मैं ऐसे लिख दूं log K2 अपॉन, इसको तो मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, देखो log K2 अपॉन क्या होगा K1, log K2 अपॉन K1। एक बार थोड़ा नीचे करूं इसको मैं हल्का सा, देखो हाँ जी देखिए इसको मैं नीचे कर रहा हूं, देखो एक सेकंड, हाँ जी देखो इसको क्या करेंगे, सुनिए आप, चलिए थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो इसको उधर लिख दूं मैं, फिर अपन इतनी आफत क्यों लें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। देखिए हाँ जी ये तो इधर ही आ जाएगा फिर आपकी log A माइनस EA अपॉन माइनस EA अपॉन 2.303 और आगे क्या चल रहा है आपका RT1, ये लो RT1। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख दूं कि log, इसको मैं लिख दूं K2 अपॉन K1। ऐसा क्यों लिखा, तो log m माइनस log n, तो log m बटे n हो गया, बराबर क्या होगा, देखो आप ये log A और माइनस EA अपॉन
2.303 और ये क्या चल रहा है आपका R T2 और आगे क्या होगा देखो ये माइनस साइन से गुना हो रहा है तो ये क्या हो गया आपके माइनस का log A और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपके तो ये क्या बना जाएगा A अपॉन 2.303 और ये R और ये T1 हो गया। अब देखिए अब हाँ जी देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस से माइनस तो कट गया तो क्या बचा log K2 अपॉन K1 बराबर क्या होगा देखो ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का। अब मैं अगर माइनस लेता हूं तब तो क्या होगा ये प्लस बन जाएगा और वो माइनस बन जाएगा और अगर मैं प्लस का लूं तो वो क्या रहेगा आपके प्लस और ये माइनस तो देखो ये तो कॉमन आ रहा है ये तो मैं कॉमन ले लेता हूं ए अपॉन 2.303 और आगे आर ये तो दोनों में कॉमन है और आगे क्या बचा देखो प्लस वाला लिया मैंने तो ये प्लस का और ये माइनस का तो ये क्या बचेगा यहां 1/T1 बच गया आपके और इधर 1/T2 बच गया या आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो देखो कि log K2 अपॉन K1 बराबर क्या होगा E अपॉन 2.303 R और इसको आप सॉल्व करेंगे देखो T1 T2 तो क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया T1 T2 क्या आ गया एलसीएम देखो T1 से T1 कट गया तो इधर क्या बचा T2 और इधर क्या बचा T1 ये लो और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 6 ये समीकरण है ये कौन सा है आपका अंतराल समीकरण यह समीकरण अंतराल समीकरण कहलाता है कौन सा समीकरण अंतराल समीकरण कहलाता है कौन सा समीकरण अंतराल चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो दोनों एक ही बात है इसको देखो मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं ये लो एक सेकंड ये क्रॉस कर रहा है ये लो तो क्या लिखेंगे अपन यहां से यह समीकरण कौन सा अंतराल समीकरण कहलाता है और देखो इससे न्यूमेरिकल्स ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा आपकी किसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए यहां से भी न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आ जाएगा आपके किसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए कि log K2 अपॉन K1 बराबर क्या है E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 अब ये आगे की बातें अपन करेंगे कल बच्चों ना कल अपन एक दो ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर अपन उत्प्रेरक का प्रभाव देखेंगे आगे जाके ठीक है चलिए तो देखो आज की क्लास आपको समझ में आई अच्छे से तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना साफ सुंदर नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें ना और आपको सारी पीडीएफ वगैरह तो टेलीग्राम चैनल है सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से उस पर डाल दी गई है आपको सारी यहाँ पीडीएफ ठीक है चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक अपन रखते हैं और उसके बाद हाँ जी ठीक है चलिए ओके